हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 141 है। 140 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं, तो आप लोग जो है कि फॉर्म को अप्लाई कर दें जितना जल्दी हो सके। और जिन लोगों ने ओटीआर नहीं किया है वो ओटीआर भी कर दें। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो है कि टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें और टेस्ट नंबर 141 तक जाएं और आगे भी कंटिन्यू रहें, ठीक है, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि रिविजन हो जाए और आपको फायदा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन। देखिए, आचार्य विनोबा भावे ये किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो देखिए, विनोबा भावे जो है कि गांधी जी के द्वारा संचालित कई सारे आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और 1930 ईस्वी में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार ये गिरफ्तार हुए थे। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? जवाहरलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल। देखिए, नमक सत्याग्रह के टाइम पे गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद जो ये आंदोलन था, इस आंदोलन को मतलब इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसने किया इनकी गिरफ्तारी हो जाने के बाद? तो इसका नेतृत्व जो है कि अब्बास तैयब जी ने किया। यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, सालबाई की संधि, संधि कब होती है? जब लड़ाई होती रहती है तो इसको शांत करने के लिए कोई ना कोई संधि हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा युद्ध हो रहा था जिसके पश्चात जो है कि ये संधि हुई और तब जाकर के वो युद्ध जो है कि शांत हुआ? तो देखिए, वो था आपका प्रथम आंग्ल युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल युद्ध के समाप्त करने के लिए 17 मई 1782 ईस्वी को ये जो है कि सालबाई की संधि की गई। किसके किसके बीच? पेशवा और अंग्रेजों के मध्य की गई थी। ठीक है, तो वो कौन सा युद्ध था? तो प्रथम आंग्ल युद्ध था वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था। लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के प्रमुख उद्देश्य थे भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना, भारत में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात करना, भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। लॉर्ड डलहौजी का जो अधिग्रहण नीति थी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका उद्देश्य था कि भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा वो पा सके, भारत में जो ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात करना, भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। ये तीनों चीजें जो है कि डलहौजी के अधिग्रहण नीति के प्रमुख उद्देश्य थे। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके शासनकाल में किया गया? टॉमस मुनरो, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त, इसका आरंभ किसके शासनकाल में किया गया? तो यह किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793, 22 मार्च 1793 में ये जो है कि लागू किया गया। देखिए, ये इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग क्या था? इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये था कि जमींदार को एक निश्चित राजस्व की राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ती थी। ठीक है, जमींदारों को
देखिए अगर जमींदार ना ये निश्चित राशि जो निश्चित राशि थी, ये अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं चुका पाता तो क्या होता, तो उसकी जो जमींदारी थी वो जो है कि नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, देखिए इस अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। देखिए अस्थाई बंदोबस्त कह लीजिए और या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त कर लीजिए, दोनों बात एक ही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चाय की खेती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चाय की कोमल पत्तियों के विकास वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा के बौछारें सहायक होती है। चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है और चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है। देखिए चाय की खेती के संबंध में बात की जा रही है। चाय की जो कोमल पत्तियां होती है उनके विकास के लिए क्या होता है कि वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की मतलब बौछारें सहायक होती है। ठीक है, जो पत्तियां होती है चाय की उसमें वर्ष भर मतलब बौछारें करनी पड़ती है, मतलब वर्षा की बौछारें जो होती है ये काफी फायदेमंद होती है। ठीक है, चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। और चाय का पौधा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है, ये भी आपका सही है। तो ये तीनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1, 2 और 3। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के मुताबिक भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में, पश्चिमी तट में। देखिए कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है उसके मुताबिक बात की जा रही है कि भारत में जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून है का प्रकार है ये जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए लघु शुष्क ऋतु वाली मानसून की प्रकार की जलवायु जो होती है वो गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। ठीक है, और अरुणाचल में जो है कि लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाली जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्न कथनों का पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। मानसूनी पौने नियमित पौने हैं। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है। देखिए भारतीय मानसून के संदर्भ में बात की जा रही है। देखिए मानसूनी पौने नियमित पौने हैं। देखिए मानसूनी जो पौने हैं वो नियमित पौने नहीं होती है। देखिए ये स्पंदमान प्रकृति की होती है और यह उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं में ये प्रवाहित होती है। तो ये जो है कि आपका गलत है। और भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है और मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है, बिल्कुल सही है। तो पहला आपका गलत है, दूसरा सही है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य में बहती है। सिंधु नदी के संबंध में बात की जा रही है। देखिए जो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? तो वो है आपका चेनाब नदी। अगर हम बात करें सिंधु नदी के बारे में तो सिंधु नदी जो है ना एशिया की सबसे लंबी नदियों में से ये एक है और यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायंगडुंग ग्लेशियर से यह निकलती है। और ये इसका सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदियाँ है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और ये जो है कि आपका भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये बहती है, ना कि पंजाब में बहती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहती है। तो ये तो ठीक है कि चेनाब की जो चेनाब है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बट भारत में जो सिंधु नदी है वो आपका जम्मू कश्मीर और कहाँ पे लद्दाख में बहती है, ना कि पंजाब में बहती है। तो ये आपका गलत है। पहला सही है इसमें, ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स किसके द्वारा उत्पादित होता है? गर्भाशय द्वारा, अंड द्वारा, कार्पस लुटियम द्वारा, पुटिका द्वारा। देखिए पूछा जा रहा है कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वो किसके द्वारा जो है कि उत्पादित होता है। देखिए एस्ट्रोजन ये एक प्रकार का हार्मोन्स है। ठीक है, ये एक प्रकार का हार्मोन्स है और इसका उत्पादन जो है कि स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना के कोशिकाओं द्वारा यौन अवस्था मतलब यौनारंभ से लेकर के रजोन वृत्ति की आयु तक ये होता है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख एस्ट्रोजन है ये जो है कि एस्ट्रेडियाल
होता है जो कि नारियों के विकास का ये हार्मोन्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किसके द्वारा, तो ये पुटिका द्वारा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, कांटेदार वन, सदाबहार वन, शंकुधारी वन, ये सभी। अंडमान निकोबार की बात की जा रही है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये विषुवत वृत्त के समीप स्थित है और इसी वजह से इसकी जो जलवायु है ये विषुवतीय है और यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। यह विचार कि भविष्य के भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था यशवंत सिन्हा के द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, मनमोहन सिंह द्वारा। देखिए भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान जो है कि व्यक्तियों पर देना चाहिए। ये जो है कि किसने कहा था, तो ये कहे थे अमर्त्य सेन जी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अमर्त्य सेन जी एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, ये मतलब अर्थशास्त्री है। ठीक है, और इनको 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनको 1999 में जो है कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला है और 1999 में इनको भारत रत्न मिला है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, संथाली। देखिए भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है इसमें कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची की तो आज के डेट में कितनी भाषाएं हैं इसमें? 22 भाषाएं। लेकिन जब इनिशियली संविधान जब बना था तो उस टाइम पे हमारे पास कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? तो 14 भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन आज के डेट में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। देखिए 1967 में, ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 21वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में तो उस टाइम पे सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967। उसके बाद से आपका 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, इसके तहत जो है कि संविधान में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। देखिए कोंकणी जो है कि आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। मणिपुरी जो है कि आपका ये भी जो है कि 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1992 में। ठीक है, और एक और था इसमें जो 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वो था आपका कौन सा? नेपाली। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जो है कि आपका 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो देखिए 3 इसमें जोड़ा गया, 1 इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो 14 4 कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, अब जो है कि अगर 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है तो वो हुआ था आपका 2003 में। ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था आपका 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें जो है कि कितने भाषाओं को जोड़ा गया? तो इसमें भी 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, कौन कौन भाषा था? तो संथाली था, 2003 में जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन में। संथाली जोड़ा गया, डोगरी, मैथिली तथा बोडो। ये 4 भाषा जो है कि 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो ये टोटल मिलकर के कितना हो गया? ये 22 हो गया। और यहाँ पूछा जा रहा है कि जो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं 2003 में जोड़ी गई? तो 2003 में तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 92वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत जो है कि 4 भाषाओं को जोड़ा गया, संथाली हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया तथा बोडो हो गया। तो उसमें से संथाली है ये, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे फारसी का होमर कहा जाता है? फिरदौसी, अमीर खुसरो, अलबरूनी, उत्बी। पूछा जा रहा है कि किसको जो है कि फारसी का होमर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है फारसी का होमर? तो ये कहा जाता है फिरदौसी को। ठीक है, फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है या फिर पूर्व का होमर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये जो है कि मोहम्मद गजनवी के दरबार में अति उच्चतम विद्वान कवि थे ये, और इनकी प्रसिद्ध एक रचना है कौन सी?
शाहनामा। शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। भारत में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग शिशु मृत्यु दर है लगभग 120 प्रति हजार, 1000 प्रति हजार, 44 प्रति हजार, 33 प्रति हजार। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग शिशु मृत्यु दर है आपका 44 प्रति हजार। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में कुछ घास के मैदानों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में ये कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। देखिए घास के जो मैदान है ना वो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें प्रेयरी की, तो प्रेयरी जो है कि कहाँ पे ये घास के मैदान पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका उत्तरी अमेरिका में। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके अर्जेंटीना में। बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। और डाउन्स ये घास के मैदान आपके पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हो जाएगा आपका 4312। 4312 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में संविधान के कुछ अनुच्छेद का नाम दिया गया है। सूची सेकंड में इसका सब्जेक्ट दिया गया है। देखिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 40 की, ठीक है, तो अनुच्छेद 40 इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है? तो इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है कि ग्राम पंचायतों के लिए कदम उठाएगा और उन्हें वह उतना शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जितना कि वह एक स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। तो ये जो है कि कदम उठाएगा ग्राम पंचायतों के लिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 का ये। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 ये कहता है कि राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अकॉर्डिंग और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग रोजगार एवं शिक्षा पा सकें। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये। अनुच्छेद 44 क्या बात करता है? इसके तहत जो है कि राज्य जो है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो एक समान नागरिक संहिता हो जाएगा ये। और अनुच्छेद जो 48 है ये क्या करता है? प्रावधान कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। तो ये हो जाएगा आपका इससे। तो ये सीधा सीधा सही सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ केंद्र का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उद्योग का नाम दिया गया है। ठीक है। देखिए आंवला केंद्र ये जो है कि आपका उर्वरक के लिए जाना जाता है, उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन सा? ये आंवला। मोदी नगर ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये रबर उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। बाराबंकी ये जो है कि आपका पाली फाइबर उद्योग के लिए जाना जाता है और कानपुर जो है कि विस्फोटक उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 1 4। 2 3 1 4 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एस एन मुखर्जी। देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की जो संविदा समिति थी, मतलब कि प्रारूप समिति, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि इस प्रारूप समिति में कौन सदस्य नहीं था। देखिए प्रारूप समिति इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब अध्यक्ष को लेकर के टोटल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। देखिए प्रारूप समिति का गठन जो है कि कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। ठीक है। देखिए इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद से एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, ठीक है, के एम मुंशी भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी भी थे। तो ये 3 हो गए, अंबेडकर जी हो गए 4, और 5वें नंबर पे कौन? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। 6ठे नंबर पे BL मित्रा जी थे। क्या हुआ कि थोड़े समय बाद जो है कि ये हट गए और उनके स्थान पे
कौन, माधवराव सदस्य बन गए। छठा और 7वें नंबर पे थे डीपी खेतान। क्या हो गया कि उसी टाइम पे इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने के कारण क्या हुआ कि टी कृष्णमाचारी को इनका सदस्य बनाया गया। तो टोटल जो है कि इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, जिसमें कि एस.एन. मुखर्जी जो है कि इस समिति के सदस्य नहीं थे। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, गोपाल स्वामी अयंगर, बीसी राय, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसका रिपोर्ट पर आधारित था, तो ये जो है कि आधारित था गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पे। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है कि 1949 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उच्चावच में नहीं आता है, पर्वत, पठार, महाद्वीप, भ्रंशघाटी। तो द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में कौन नहीं आता है इसमें, तो ये महाद्वीप जो है कि नहीं आता है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सागरीय उद्यान है, भितरकनिका, सुंदरबन, गहिरमाथा, मन्नार की खाड़ी। सागरीय उद्यान इसमें से कौन सा है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीजें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।